ये सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने कम्युनलिज्म हर मायने में बहुत डेप्थ में कंप्लीट किया। आज हम सेकुलरिज्म के बारे में अध्याय आरंभ करेंगे। आप तमाम पहलुओं को सीखेंगे, जानेंगे किस दृष्टि से हमने कम्युनलिज्म कंप्लीट किया और किस सोच के साथ हमें आगे सेकुलरिज्म के साथ बढ़ना है। इसे जानने के लिए मैं 2-3 प्रश्न आपके सामने रखूँगा जो आपको सुनने, जानने, समझने ज़रूरी हैं, ताकि आपका एक फ्रेमवर्क डेवलप हो और आपको पता हो कि आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में इसे पढ़ना है, जानना है। जैसे कि ये प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने है, एंड दिस वन इज़ द आर टॉलरेंस, assimilation and pluralism, the three elements tolerance, assimilation and pluralism are the key elements in the making of an Indian form of secularism. Justify. It's not describe, it's not explain. You have to justify it. You have to quote some events, you have to quote some doctrines, philosophies, messages, lessons given by any movement like the Bhakti, the Sufi, or any leader, the ideology given by the Mahatma Gandhi, be it anything, you have to justify it. Now you can realize the importance of words in civil services. Look, these are not the words which you can simply translate. Tolerance, sahishnata. Nah, you have to understand it properly. Assimilation, pluralism. This is the question of 2022. Then the next one is, how is the Indian concept of secularism different from the Western model of secularism? Question 2018. Discuss. Question 2017. Distinguish between religiousness, religiosity and communalism, and giving one example of how the religiousness has transformed into the communalism in independent India. कैसे religiousness communalism हो गई, बताइए. How do the Indian debates on secularism differ from the debates in the West? So ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको एक दिमागी रूपरेखा देंगे कि किस संदर्भ में पढ़ना है, किस मैनर में हमें चलना है. चलो पढ़ें, शुरुआत करें. सेकुलरिज्म, पहला ये बोर्ड पे जो लिखा है द कॉन्सेप्ट, ना इसे इंडिया के साथ स्पेसिफिकली जोड़ के देखो सेकुलरिज्म को, ना अभी वेस्टर्न सोसाइटी के साथ जोड़ के देखो. ओवरऑल वर्ल्ड के लेवल पर पहले एक कॉन्सेप्ट देखो, द सेकुलरिज्म, दैट्स ऑल. फिर मैं इसे स्पेसिफिक बनाते जाऊंगा, इंडिया स्पेसिफिक. फिर मैं आपको इंडिया एंड वेस्टर्न सोसाइटी के सेकुलरिज्म का डिफरेंस कराऊंगा. फिर मैं आपको सेकुलरिज्म की ओवरऑल एवोल्यूशन बताऊंगा कि कब ये जन्मा और क्यों जन्मा. फिर मैं इंडिया में ये कब जन्मा, क्यों जन्मा बताऊंगा. मैंने इंडियन और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंतर बताने की बात कही. ये ओवरऑल वर्ल्ड में कब जन्मा, क्यों जन्मा बताऊंगा. आपको इससे जुड़े सारे फिनोमेना तब समझ आएंगे. भारत में ये कब जन्मा और क्यों जन्मा समझ आएगा. फिर ही समझ आएगा कि भारत का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग क्यों है. इंडिया में सेकुलरिज्म से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में क्या क्या आया है अब तक मैं बताऊंगा. सेकुलरिज्म को लेकर के हमारे देश में क्या क्या चैलेंजेस हैं मैं बताऊंगा आपको, और सेकुलरिज्म के क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं मैं बताऊंगा आपको. इन सभी बिंदुओं के इर्द गिर्द मेरे लेक्चर खड़ा रहेगा. ठीक है, तो हमारी गाइडिंग लाइट क्या रहेगी लेक्चर के दौरान, ये सारे एलिमेंट्स, इनके आसपास ही मैं लेक्चर बुनूंगा अपना. लेक्चर का आरंभ मैं बुनता हूं इस शब्द सेकुलरिज्म के आसपास, फिर मैं ये पढ़ूंगा. सेकुलरिज्म, सेकुलर वैल्यूज, सेकुलर कॉन्सेप्ट्स, सेकुलर पॉलिसीज, सेकुलर गवर्नमेंट, सेकुलर इंस्टीट्यूशंस, ऐसे वर्ड्स के आसपास तो आप काफ़ी बार आए होंगे. कई बारी लोगों ने कहा होगा कि हम बहुत सेकुलर माइंडेड लोग हैं, हमारी फैमिली बहुत ही सेकुलर है, ऐसा हम नहीं करते. कई बार आपने देखा होगा कि ये गवर्नमेंट बहुत ही सेकुलर लेवल पर काम करती है. या आपने कई बारी देखा होगा कि कई पत्रकार कहते हो कि गवर्नमेंट को सेकुलर मैनर में बिहेव करना चाहिए. एवरी सेकंड सुबह से रात तक हमारे हृदय में यही बातें चलती रहती हैं. जब हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नई संसद भवन का शिलान्यास रखते हैं और जब तब पूजा विधि होती है, फिर जब उसको हम रिवील करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, तब पूजा विधि होती है, तो कईयों के मन में विचार आता होगा कि भाई ये सेकुलरिज्म है कि नहीं है, भारत में यहाँ सेकुलरिज्म है कि नहीं है. उसके भी उत्तर मिलेंगे आपको. जब हमें विमान लेने हैं विदेशों से और उन विमानों पे हम किसी एक धर्म विशेष से जुड़े हुए चिन्ह बना देते हैं, पूजा करते हैं हमारे विदेश मंत्री, तो तब भी फिर डिबेट छिड़ती है कि सेकुलर इंडिया, सेकुलर सोसाइटी में ये क्या करने की ज़रूरत क्या थी, ये क्यों किया गया. ऐसा होता है. कई सारे धार्मिक आयोजन
जैसे खास तौर पर मान लीजिए कि मुस्लिमों को हज के लिए सब्सिडी दिया जाना, तब ये सवाल उठता है कि भाई ये सेकुलरिज्म है अगर, तो ये क्यों किया जा रहा है। कई सारे धार्मिक आयोजन कराए जाते हैं, जैसे कुंभ का आयोजन हो गया, या सिखों के गुरुओं के प्रकाश पर्व भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो फिर सवाल आता है कि सेकुलरिज्म है कि नहीं है। अब सेनाओं में जो सिखिज़्म को मानते हैं और उन्होंने केस रखे हैं, उन्होंने दाढ़ी रखी है, उन्हें इस बात की अनुमति है। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या हिंदुओं को भी बाल मुंडवाने की अनुमति है, क्या मुसलमानों को भी लंबी दाढ़ी रखने की अनुमति है। फिर सवाल खड़ा होता है कि सेकुलरिज्म है तो कौन सा वाला है, कितना है, कैसा है। तमाम सवाल जो हैं घूमते ही रहते हैं दिमाग में, कंफ्यूज भी रहते हैं कई लोग कि क्या है, मतलब इंडियन स्टेट कैसा है। सबके जवाब मिलेंगे और आप इसी से घिरे हुए हो, आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म को खुद से एलियन समझना बंद करिए, खुद से जुदा समझना बंद करिए। आप इससे जुदा नहीं हो, आप इसी में हो दिन रात। ओके, फिर ही आपको समझ आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। सेकुलरिज्म को जरा एक सिंपल शब्द के साथ देखें हिंदी में, तो धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करना है, ये सेकुलरिज्म है। तो मतलब धर्म निरपक्षता, धर्म के आधार पर पक्ष नहीं लेना है कोई, बिल्कुल निरपक्ष रहना है, धर्म निरपेक्षता। तो शब्द क्या है इसके लिए, धर्म निरपेक्षता। एक ये स्टैंडर्ड वर्ड है, कहीं कहीं पर नास्तिकवाद भी लिखा जाएगा, हालांकि वो एथीस्ट सिस्टम ऑफ स्टेट है। सेकुलरिज्म को आप नास्तिकवाद से उस तरह से मत देखिए, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये तो नास्तिकवाद जैसा है, तो इसलिए सेकुलरिज्म का एक हिंदी मीनिंग नास्तिकवाद भी कहीं कहीं दिख जाएगा। पर नास्तिकवाद अगर क्लियरली देखें, इट इज द एथीस्ट सिस्टम ऑफ द स्टेट। ओके, तो धर्म निरपेक्षता कितनी बड़ी, एक शब्द ने कितना कुछ सुलझा दिया कि धर्म के आधार पर पक्ष नहीं लेने हैं, धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करना है, निरपक्ष स्वभाव से चलना है, तो धर्म निरपक्षता। ओके, तो सवाल आपके मन में आता है, कौन करेगा पक्षपात, कौन करने वाला है पक्षपात धर्म के आधार पर, और क्या होगा उससे अगर कोई धर्म के आधार पर पक्षपात कर भी दे तो। ये दो सवाल आते हैं कि कौन करने वाला है और किसको समझाया जा रहा है कि मत करना, किसको गाइड किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। तो फिर यहां से एक बार बार वर्ड आता है स्टेट। स्टेट को कहा जा रहा है कि ऐसा मत करना। फिर सवाल आता है कि स्टेट को कहा जा रहा है, तो मतलब स्टेट कौन है। अभी प्रूव कर देता हूं आपके सामने खड़े खड़े स्टेट कौन है। तीन चीजों को हमेशा मान लेना यहां पर अगर स्टेट की बात आ रही है। तो भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं जो नियम कानून बना रही हैं, जिससे समाज चल रहा है, जिससे समाज चल रहा है, वो संस्थाएं मोटे तौर पर आप इन्हें दो मान लीजिए। संसद देश के लेवल पर, विधान सभाएं राज्यों के लेवल पर, और पंचायतें गांव के लेवल पर। नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं, द लेजिस्लेटिव बॉडीज। संसद देश की वो तमाम संस्थाएं जिनमें लोग पद ग्रहण करके इन नियम कानूनों को लागू करवा रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सभी तरह की इंस्टीट्यूशंस, और वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो इन नियम कानूनों की पालना ना होने पर इनकी पालना करवा रहे हैं, यानी कि इन्हें एनफोर्स कर रहे हैं, जैसे कि जुडिशरी। तो तमाम सभी न्याय से जुड़ी संस्थाएं, सभी कानून बनाने से जुड़ी संस्थाएं, उन कानूनों पर ज़मीन पर लागू करने से जुड़ी हुई सारी संस्थाएं, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एवरीथिंग, एवरीबडी, द लोकल इवन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, द लोकल पंचायत, ये सब क्योंकि कहीं से कानून बन के आ रहे हैं तो ये लागू करा रही हैं, या ये खुद कानून बना भी रही हैं, तो ये भी फिर नियम बनाने में, नियमों को लागू कराने में जिम्मेदार हैं। और लोकल लेवल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नियम लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसलिए ये सभी संस्थाएं, वो सभी नियम कानून, और इन सभी नियम कानूनों को बनाने वाले और इन सभी संस्थाओं में बैठने वाले,
इन सबको मिला लीजिए तो राज्य हो जाएगा। उस कैपेसिटी में जब वो एक अथॉरिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में राज्य का हिस्सा है, एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, बट बीइंग नरेंद्र मोदी, वो देश के एक नागरिक हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सांसद के रूप में, एमपी के रूप में राज्य का हिस्सा हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के रूप में वो देश के नागरिक हैं। सो जब वो एक अथॉरिटी के रूप में है, चाहे वो कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि वो नियम कानून बना रहे हैं, तो बीइंग एमपी, और दूसरी तरफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही हमारी राष्ट्रपति। आई बात समझ में? ये तमाम लोग बीइंग अथॉरिटी, क्योंकि ये किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को होल्ड कर रहे हैं, तो वो सभी इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन में बैठने वाली सारी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ और सभी नियम कानून, ये सब मिलकर के एक राज्य बनता है, द स्टेट। आई बात समझ में? ओवरऑल एक सोसाइटी अपने लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाती है। ये सारी की सारी एक राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी बिना नियम के, बिना रूल्स रेगुलेशंस के फंक्शन नहीं कर सकती। फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। कोई भी इंडिविजुअल किसी सोसाइटी या किसी ग्रुप को तभी ज्वाइन करता है कि वो अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट करना चाहता है, और वो तभी होगा अगर सोसाइटी वेल मैनर में फंक्शन करेगी, जो उससे एक्सपेक्टेड है, यानी कि बेहतर एक्सचेंजेस फैसिलिटेट हो पाएँ। जैसे आप इस क्लास का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि आप इस क्लास से जो एक्सपेक्ट करते हैं आपके लाइफ के एम रियलाइज़ करने के लिए, यानी कि आपके डेवलपमेंट के लिए, आप इस क्लास से, यानी कि इस ग्रुप से जो एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्लास एज अ ग्रुप उसी मैनर में फंक्शन करे। इसका फंक्शन प्रॉपर रहेगा तो आप डेवलप होने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर ये सोसाइटी, यानी कि ये ग्रुप, ये क्लास फंक्शन नहीं करेगी, तो आप अपना विकास नहीं कर सकते और आप इससे अलग हो जाएंगे। हो सकता है कोई और ग्रुप ज्वाइन कर लें आप, तो ये क्योंकि आपके मुताबिक दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके, तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन फंक्शन प्रॉपरली इसलिए कर पा रही है कि एक निर्धारित समय पर नियमबद्ध तरीके से हम क्लास में आते हैं लेक्चर देने, आप आते हैं लेने। सभी तरह की ज़रूरी वस्तुओं का उपयोग करके लेक्चर दिया जाता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग मटेरियल्स हैं, चाहे वो बोर्ड है, इंक है, मार्कर है, बी इट एनीथिंग। उस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि आपको समझ में आ जाए। और सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस मर्यादा में लेक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि आपका एम फुलफिल हो कि हाँ, आपकी नीड्स जेन्युइनली सर्व हुई। सिविल से ही की कैपेसिटी का लेक्चर है, उसे उस क्वालिटी पर खरा उतरना पड़ता है। तो देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, आप और मैं दोनों। और अगर हम इन नियमों को थोड़ी देर के लिए भुला जाए, मैं अपनी इच्छा से जब आऊँ, जब जाऊँ, जब जो मन कर रहा है पढ़ाऊँ, जब रोक दूँ, मतलब ख़त्म, कुछ भी, कैसे भी, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, ख़त्म। कोई फ्लो नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई सब्जेक्ट, मतलब एकदम मीडियोकर लेवल पर बात सिविल्स की हो रही है और समझाया इतना भी नहीं जा रहा है, मतलब कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फंक्शन क्या करते हैं, मीडियोकर लेवल चीज़ें, तो फिर दैट्स इंस्टीट्यूट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। नियम कानून जहाँ भंग, वहाँ संस्था काम नहीं कर पाएगी। इसलिए द नेम इज इंस्टीट्यूशन। हमने डेलिबरेटली इसका नाम इंस्टीट्यूशन रखा है, जबकि हमारा इंस्टीट्यूशन कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, कांच की बड़ी इमारत नहीं है, एक कमरा है हमारा। बट इट इज द वैल्यू सिस्टम, दैट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स associated with the functioning of this group is giving the name of institution, the word institution. Okay, संस्था, the शब्द is संस्था। तो संस्थागत तरीके से काम कर रहे हैं अपन, तो आप इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कोई भी सोसाइटी के लिए उसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही वाइटल होते हैं कि वो फंक्शन प्रॉपरली कर सके। तो इसलिए सोसाइटी रूल रेगुलेशंस क्रिएट करती है अपने लिए, और उन रूल रेगुलेशन से सोसाइटी के इन मेंबर्स का बिहेवियर रेगुलेट होता है, कंडक्ट रेगुलेट होता है।
ताकि हर व्यक्ति रिसोर्सेज को बेटर मैनर में यूटिलाइज कर सके, अपना अधिकार रख सके, यानी कि शक्ति, यानी कि पावर, यानी कि सभी एम्पावर्ड हों। तो ये व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है। दिस अरेंजमेंट समवेयर इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। तो दिस होलसम पॉलिटिकल अरेंजमेंट by the society, given by the society, where the rules and regulations are important, the institutions preparing those rules and regulations are important, the institutional authorities preparing those rules and regulations are important, everybody associated with those rules and regulations, they're part of the state. When someone is there to vacate the property which is under the mortgage with the bank, and you are not paying the dues, the authority is trying to vacate that house, and you are ultimately obstructing that person to perform his or her duty, you are working against the state. आप state के against work कर रहे हैं। That person is the state. Clear हुआ? तो आपको आप पे कार्रवाई हो जाती है ना कि सरकारी काम में बाधा बने, सरकारी अधिकारी को काम करने से रोका, सरकार। लेकिन वही आदमी से एक बात पूछी जाती है, जब उससे पूछा जाता है तुम ऑन ड्यूटी थे, कहता नहीं। अच्छा, तुम्हें ऑर्डर्स आए थे वहाँ जा कर के घर खाली कराने के, कहता नहीं, मुझे पता था इनके लगा हुआ है पर्चा, इनका घर खाली होना ही है, तो मैंने कहा मैं कराऊंगा। अब एक तो तुम ऑन ड्यूटी नहीं थे, दूसरा तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं थे। किस कैपेसिटी में गए थे? स्टेट की कैपेसिटी तो नहीं थी तुम्हारे पास, स्टेट की अथॉरिटी तो नहीं थी, तुम किस कैपेसिटी में गए थे? कहता मैं सरकारी नौकर हूँ, फिर क्या हुआ, मैं ड्यूटी पे नहीं था, फिर क्या हुआ, मुझे ऑर्डर नहीं मिला था, मैं एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, कहते इस पर केस चलाओ, इस पे स्टेट अथॉरिटी मिसयूज कर रहा है ये। उस समय में ऑर्डर ना होना और तुम ड्यूटी पे नहीं थे, स्टेट उस समय तुम्हारे पीछे था नहीं। तुम किस लिहाज में गए? जब तुम ड्यूटी में हो और हाथ में वारंट है, अंडर द वारंट यू आर द स्टेट, अदरवाइज यू आर नॉट द स्टेट, यू आर द सिंपल पर्सन। सेकंड, स्टेट ने जितनी अथॉरिटी दी है, तुम ड्यूटी पे थे और तुम्हारे पास वारंट था घर खाली कराने का, औरत के बाल पकड़ के कैसे निकाला तुमने बाहर? स्टेट ने तुमको यह अथॉरिटी दी थी कि तुम उन्हें फिजिकली हरास करो और उनकी डिग्निटी हार्म करो? कहते नहीं, मुझे घर खाली कराने को कहा गया था और वो खाली नहीं कर रहे थे। तुमने लोकल पुलिस बुलाई? हाँ मैंने बुलाई थी। उसमें महिला पुलिस बुलाई? नहीं। पुलिस ने खाली करवाया? कहते पुलिस एफर्ट्स कर रही थी, फिर मैंने भी पकड़ लिए 3-4 आदमी। इंक्वायरी कराओ इसकी, इस पर केस चलाओ। जितनी पावर और अथॉरिटी लेजिटिमेटली एंटाइटल्ड थी, इसने उससे ज़्यादा यूज़ करी है, इसने स्टेट का मिसयूज़ करा है। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हमने अपनी विकास, अपनी सुरक्षा, अपने संरक्षण के लिए राज्य बनाया है। नियम कानून, संस्थाएं और उनमें बैठे व्यक्ति, अथॉरिटीज़ हमने बनाई हैं, और फिर हमने उन्हें दी है एक शक्ति जिससे वो ये काम कर सके जो हमने उन्हें कहा है करने को। उसी शक्ति का राज्य दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो राज्य दुरुपयोग नहीं कर सकता मतलब ना कानून बना के किसी भी तरह से नहीं, ना राज्य के अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाके और एंटाइटल्ड पावर से आगे जाके, ये सब भी अगर हो रहा है तो मिसयूज हो रहा है पावर का। तो इसके अगेंस्ट देखना जुडिशियल कमीशंस बनते हैं, कई बार इंक्वायरी कमीशंस बनते हैं। अगर इनकाउंटर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर ये सारी जवाबदेहियाँ देनी पड़ती हैं कि राज्य की शक्ति का इस्तेमाल किस कैपेसिटी में किया, क्योंकि राज्य समाज ने बनाया है, समाज ही के विकास के लिए बनाया है। राज्य कब समाज का ही भक्षण करने लगा? थोड़ा समझो समाज और राज्य को, जरा डीपली एक बार ये समझ जाओ, सब हो जाएगा। तो वो व्यक्ति उस समय जो हमारे घर आया है, वो घर खाली कराने, आप ऐसे ही उसे तंग नहीं, मतलब कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे रेड मूवी में अजय देवगन उस व्यक्ति के घर जाता है और वो उसे अंदर ही लॉक कर लेता है और गांव की भीड़ मंगा लेता है, तो तब उस सीन में इंदिरा गांधी दिखाई गई है फ़ोन पे बात करती हुई, और वो कहती हैं कि अधिकारी जरूरी है राज्य के लिए, इंडियन स्टेट के लिए दिस ऑफिसर इज़ इम्पॉर्टेंट, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज हिम, इस बचाओ, इसको निकालो जल्दी। फिर फोर्स आती है और उस व्यक्ति को उठा के ले आती जो अंदर बंद करते हैं कि तुमने स्टेट की अथॉरिटी को इनक्रोच किया, तुमने सरकारी अधिकारी अंदर कैद किए, अब तो तुम्हारा जो करेंगे वो याद रखोगे कि स्टेट कुछ होता है।
तो इस तरह से कोई दुकानें ढहाने आया है बुलडोज़र लेकर के और आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे, हमारी लाशों से होके गुजरेंगे। वो कह रहे हैं देखो ये स्टेट का काम है, ये राज्य का काम है, सरकारी काम है। उन्हें इतना नहीं कहना आता स्टेट राज्य, वो सिंपल कहते हैं, कहते हैं ये सरकारी काम है, हट जाओ हट जाओ। आप कहते हैं नहीं सरकार हमारी बनाई हुई है। सरकार तुम्हारी चाहे चुनी हुई इस समय की पार्टी राज्य। तो फिर एक अधिकारी आता, कहते क्या हुआ, कहते सर ये लोग आगे से हट नहीं रहे, बुलडोज़र चलाना है। कहते ऑर्डर है, वारंट था तुम्हारे पास, कहते हाँ। बुलडोज़र चलाओ, लीगल वारंट है, कहते हाँ। इनको वार्निंग दी थी 3 महीने पहले, कहते हाँ। इन्होंने रिसीव कर ली थी, कहते हाँ। बुलडोज़र चलाओ, देखा जाएगा। स्टेट का ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए, स्टेट वीक नहीं दिखना चाहिए, स्टेट कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये देखे होंगे सीन आपने, ये सुनी होंगी चीज़ें कि राज्य कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए। संजय गांधी के समय में एक बुलडोज़र चला करता था दिल्ली चांदनी चौक, आगे लिखा होता था मैं अंधा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ। संजय गांधी उन ज़माने में 2 चीज़ें बड़ी क्रेडिट गई हैं उनको, एक नसबंदियाँ कराने की और बाद में एनक्रोचमेंट हटाने की। बंगाल दिल्ली सब, जो चांदनी चौक इतना खुला हुआ बाद में, वो उस समय वो मैं अंधा हूँ वाला बुलडोज़र ही चला था। तो उसमें लिखा होता था मैं अंधा हूँ, अब आ जाओ जिसने आना है, ख़त्म कहानी। ओके, इमेजिन द स्टेट। स्टेट इमेजिन होने लगा। जल विभाग में गए, जल कर्मचारी को जाके बोला कि भाई ऐसा ऐसा हमने बिल पे किया, बिल फिर भी बार बार लग के आ रहा है और वो कह रहा है ऐसे ही आएगा, मेरी मर्जी, ठीक है तू घर जा। तो आप कह रहे हैं ठीक है ऐसे ही आएगा, ओके रिटर्न में लिख के दे, रिटर्न में लिख के दो कि ये स्टेट बोल रहा है, तू बोल रहा है, तू बोल रहा है, पर्सनल नहीं लिख। तो वो जब रिटर्न में नहीं लिख के देगा कभी भी, जैसे ही आप इतना बोलेंगे कान खड़े हो जाएंगे उसके, कहेंगे अच्छा क्योंकि रिटर्न में लिख के दे दिया मैंने, स्टेट ने दे दिया लिख के। और जब स्टेट ने लिख के दे दिया तो फिर आप जुडिशरी से पूछेंगे हुजूर स्टेट का हिस्सा है आप, स्टेट का दूसरा विंग देखिए क्या कर रहा है, रिटर्न में लिख रहा है कि नहीं करेंगे, बिल भरा है फिर भी पर्चियाँ हैं फिर भी बिल डाल रहे हैं। तो स्टेट का एक हिस्सा स्टेट के दूसरे हिस्से को सेट कर देगा कि ऐसे नहीं। लेकिन वो मुँह ज़बानी बोल रहा है और आप कोर्ट में जाएँ तो कोर्ट कहेगा, हो सकता है उस समय में उसने क्या बोला क्या नहीं बोला है, वो कोर्ट में बुलाइए, इस्टेब्लिश करिए, प्रमाणित करिए, वो लंबा चक्कर। तो इसलिए जब कोई इस तरह के ऑर्डर्स, आप जब कोई सीनियर जूनियर को ऑर्डर देता है, अक्सर मूवीज़ में आपने देखा है कि तुम्हें मैंने कहा ना इस आदमी को छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो, तो वो कहता है ठीक है सर छोड़ देता हूँ, आप रिटर्न में दीजिए। कहता है रिटर्न में, कहाँ रिटर्न में दीजिए, रिटर्न में माने फिर वो ऑर्डर हो जाएगा स्टेट का। और फिर एक बार हो गया तो फिर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उसने सीनियर ने कैसे कह दिया छोड़ने के लिए, जब उसने विद एविडेंस उसको पकड़ा है और उसकी अथॉरिटी में है पकड़ना, तो मजिस्ट्रेट छोड़ेगा। एक नियम बनाया है समाज ने कि जब अधिकारी ने किसी को पकड़ा है पुलिस वाले ने, तो अब 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, मजिस्ट्रेट देखेगा क्या करना है। सीनियर ने कैसे कहा छोड़ दो, उस तो अथॉरिटी नहीं थी। तो पूछा जाता है वेयर इज द अथॉरिटी, तो फिर वो कहते हैं सॉरी सर, रसूख में कह दिया था, टॉर में आके कह दिया था, फुकरी में आके कह दिया था। कहते ये सब तीनों चीज़ें नहीं चलती, ये राज्य है, राज्य नियमों से चलता है, नियम के अधीन तुम अधिकारी ही नहीं थे उसे ऑर्डर देने के कि इसे छोड़ दो, उसके पास पुख्ता सबूत थे और उसने सही ढंग से सारी पुलिस मैनुअल को फॉलो करते हुए अरेस्ट किया था, तुमने कैसे कह दिया। मैजिस्ट्रेट छोड़ता तो छोड़ता। तो इसलिए जैसे ही अधिकारी कहता है रिटर्न में दे दीजिए, सीनियर अधिकारी मुंह हिला के फ़ोन बंद कर देता, हट, किसी के सुनता नहीं, मिलजुल के चलता नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टेट। तो नियम कानून बनाने वाली संस्था, संस्थाओं के अधिकारी, कुल मिला के हो गया स्टेट। अब कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए इंडियन नेशन और इंडियन स्टेट में। अब वो जो सड़क पे चौक पे लाल बत्ती लगी है, वो लाल बत्ती क्या है, स्टेट। लाल बत्ती क्या है, स्टेट। तुम क्या हो, नागरिक। चौक पे खड़ा तुम कौन हो, नागरिक। लाल बत्ती स्टेट। लाल बत्ती जैसे ही जंप की, कैमरे ने खींची, पड़क फोटो, घर पे आया चालान, किसने भेजा, स्टेट ने। तुमको भरना है फाइन, क्यों, क्योंकि तुमने नियम वायलेट किया, किसका, स्टेट का। तुम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, स्टेट के। केस लगाओगे तो स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट लगाओगे। नाम होगा शिवानी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नाम होगा शिवानी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, द इंडियन स्टेट। ऐसे ही केस होते हैं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशव नंदा भारती वर्सेस इंडिया, इस तरह से केसेस लगते हैं। आई बात समझ में। तो स्टेट, तुमने राज्य के खिलाफ काम किया है, नियम के खिलाफ काम किया है, संस्था के खिलाफ काम किया, अधिकारी के खिलाफ काम किया, तो नियम, संस्था, अधिकारी, केस तो चलेगा राज्य वाला। लेकिन मोहल्ले में रहते हैं, ये हैं एक टीचर प्राइवेट स्कूल के,
बगल में रहता है एक SHO पुलिस वाला, और शाम को दोनों खेल रहे थे बैडमिंटन, दोनों एक दूसरे लगा रहे, झापड़ लड़ाई हो गई। तो वहाँ उस पुलिस वाले के आपने जो 4 थप्पड़ लगा दिए, उसने भी आपके 4 लगा, वहाँ आपने स्टेट को नहीं मारा है, वहाँ कार्रवाई स्टेट वाली नहीं होगी भाई। उस समय वो पुलिस वाले की कैपेसिटी में बैडमिंटन नहीं खेल रहा था, वो तो एक आम आदमी के तौर पे खेल रहा था, हो गई लड़ाई आपके साथ। तो वहाँ पे वो कई बार फिल्मों में दिखाया, धौंस जमाने लगता है कि पुलिस वाले पे हाथ उठाते हैं, वो कहते हैं पुलिस वाला होगा अपने लॉकअप में, अपने थाने में या मोहल्ले में हम सारे बराबर हैं, ज़्यादा नाटक मत दिखाइयो। पुलिस वाला होगा अपने इलाके में, सोसाइटी में हम सारे बराबर हैं, सोसाइटी के मेंबर हैं। समझ में आया तू? तो ये कहानी है। ओके, तो वहाँ लड़ सकते हो, मतलब उससे दोनों पे केस चलेगा, दोनों पे केस चले, दोनों ने एक दूसरे को मारा, दोनों पे केस चले, उसी के थाने पे उसी के खिलाफ पर्चा उसी के थाने में उसी खिलाफ पर्चा। और सोचो क्या गजब बात, उसी का जूनियर ऑफिसर लिख रहा है पर्चा उसके खिलाफ, सर कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ, कल शाम को क्या कर रहे थे, बैडमिंटन मार रहे थे उसको क्योंकि तब वो एक नागरिक के रूप में आम था, अब सुबह ड्यूटी पे आ गया है, अब सुबह ड्यूटी पे है और अब ड्यूटी पे बैठा हुआ है। और वो शाम वाला टीचर जिसने बैडमिंटन 4 ज़्यादा खा लिया था, अब ड्यूटी में आके उसको मारने लगा बैडमिंटन, अब उठा के इसको डालेंगे अंदर कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर को हाथ कैसे लगाया तूने, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को हाथ कैसे लगाया। तो इसलिए कई बार लड़के वड़के रास्ते में पुलिस वाला रोके हाथ छोड़ देते हैं, तो सबसे पहला सवाल वकील पूछता है, ऑन ड्यूटी था वो जिस पे हाथ उठाया? कहते हाँ सर ऑन ड्यूटी था। कहते जा फिर अब सो घर पे, और बाकी की रातें कहीं और ही निकलेंगी तेरी। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज स्टेट, वर्दी स्टेट है, द यूनिफॉर्म इज स्टेट। वो टंगी है घर के अंदर और अब वो खेल रहा है बैडमिंटन, वो ड्यूटी से ऑफ है इस समय और वो निजी काम कर रहा है, क्योंकि बैडमिंटन खेलने के लिए सरकार ने नहीं कहा उसको कि सरकारी ऑर्डर पूरा कर, ठीक है, लेकिन सिविल यूनिफॉर्म में है, वर्दी नहीं है, सिविल यूनिफॉर्म में वर्दी नहीं है, ऑर्डर है सरकार की तरफ से इवनिंग में कि वहाँ पर ड्रग्स माफिया आए हुए हैं, फ्रिस्किंग करो, और वो फ्रिस्किंग कर रहा है और आपने पकड़ के उसकी कर दी पिटाई, अगेंस्ट द स्टेट काम किया है आपने, ठोक दिए जाएंगे आप। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, अगर उसकी पुलिस वैन को हार्म किया, जलाया, तो स्टेट की प्रॉपर्टी जलाई या तुमने, ठोक दिए जाओगे तुम। और अगर उसकी प्राइवेट मारुति कार जो शाम को उसके घर के बाहर खड़ी थी बैडमिंटन से, उसको तोड़ दिया, तो वो जो प्राइवेट नॉर्मल बात होती है वो होगा कि इसने उसकी गाड़ी ठोकी, उसने इसकी गाड़ी ठोकी। लेकिन अगर पुलिस वैन को कुछ किया तुमने, तो तुमने राज्य की संपत्ति का हनन किया है, तो तुम पर फिर वैसी ही कार्रवाई होगी। स्टेट प्रॉपर्टी, ऑल द बैंक्स, all the government insurance companies, all the rails, all the ships, all the buses, if they are under the state transport, if they are under the state aviation, if they are under the state railway, they are the property of the state. Okay, you cannot harm it, आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह से प्लीज एक बार कॉन्सेप्ट स्टेट का समझ लो, ये है कहानी स्टेट की, ये है स्टेट। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आपको जिंदगी भर सोते उठते सेकुलरिज्म की नीड क्यों है। अब एक स्टेट ऐसा है जो स्टेट ये कहता है कि ये जो रिलीजन ए फॉलो करने वाले लोग हैं इनके 10 गुनाह भी माफ, ये कि ये जो रिलीजन बी वाले हैं गलती से भी गुनाह करें, बालों से पकड़ के लाना इनको। और एक मोहल्ले में 10 रहते हैं रिलीजन ए वाले।